तो हम लोग ने जो लास्ट एपिसोड में अभी बात करी कि करण जौहर का बिजनेस कैसा चल रहा है, तो हम लोग इन जनरल भी कई बार देखते हैं कि लोगों के बिजनेसेस बंद हो जाते हैं या वो लॉस में सुनाई पड़ते हैं। हम लोग जैसे नोएडा में हैं, तो नोएडा में रियल एस्टेट काफ़ी पॉपुलर है यहाँ का, तो उसमें भी हम लोग कई बार सुनते हैं कि बिल्डर्स प्रॉब्लम में आ गए हैं और ये प्रोजेक्ट रुक गया है। तो इन सब के क्या कारण होते होंगे कि बिजनेस करते करते अचानक से रुक गया, बंद हो गया या लॉस में आ रहे हैं, तो क्या होता होगा? देखो, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जो अभी हम लोग करण जौहर के रेफरेंस बात कर रहे हैं, तो आई पुट एज ए डिस्क्लेमर कि करण जौहर वी लव यू एज ए पर्सन भी, आपकी मूवीज भी, विश कि हम लोग मिले होते। तो मैं उनको सजेस्ट कर पाता, फिर वो मानते मेरी बात कि नहीं मानते वो एक अलग बात है, और हो सकता है आगे कहीं मुलाकात हो जाए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, देखिए बिजनेस कोई कैसे करे वो मैं गाइड नहीं कर सकता, है ना। मैं, राहुल, हमारी टीम पूरी, हम फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी पे है। कोई बिजनेस कैसे रन करे, बिल्डिंग कैसे बनाए, मूवी कैसे बनाए, वो नहीं कर सकते। एड ऑन क्या है, देखिए लेटेस्ट ट्रेंड जो मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनके नाम नहीं लेना चाहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। ईयर 2000 का है, Y2K ईयर था। तो एक साहब थे जिनके पास उस वक्त उन्होंने अपना एक बिजनेस बेचा था और 35 करोड़ रुपए उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे। उस वक्त 35 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। फिर उन्होंने जब चूंकि अपना बिजनेस बेच दिया तो नया शुरू किया, तो तरह तरह से हाथ पैर चलाए उन्होंने। हाँ, एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है, वो जेंटलमैन 20-25 सालों से बिजनेस चला रहा था, उस बिजनेस को उन्होंने बेच दिया। उनको लगा कि भाई क्या फ़र्क पड़ता, मैं कल से फिर स्टार्ट कर लूँगा। भाई मैं प्रोडक्ट बनाना जानता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास में है, मार्केट मैं जानता हूँ, कस्टमर मैं जानता हूँ। तो उन्होंने उस ब्रांड को बेच दिया। देखिए ब्रांड की अहमियत यहाँ पे आती है। जिनको ब्रांड बेचा वो तो कहीं से कहीं पहुँच गए, और वो पर्सन वो ब्रांड नहीं स्टैब्लिश कर पाया। सबको मालूम था, एवरीबडी न्यू कि भाई ये तो वही है। ब्रांड की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये तो चलो खैर एक साइड रेफरेंस से बात आ गई। अब वो बिजनेस करते रहे, उनका वो एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं चल पाया, उन्होंने 2-3 बिजनेसेस और ट्राई किए, कुछ और भी गलतियां उनसे हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, एंड फाइनली ही गॉट बैंकरप्ट। अब अगर एक चीज वो ध्यान देते कि वो 35 करोड़ रुपए इक्विटी में पड़े रहते सन 2000 वाले, बहुत दिमाग नहीं लगाइए तो आप इंडेक्स में डाल दीजिए, इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, इंडेक्स के शेयर्स लेके डाल दीजिए, तो 35 करोड़ रुपए आज 500 करोड़ रुपए होते, तो बैंकरप्ट तो नहीं होते। ये तो एक बड़ा एक्सट्रीम का केस हो गया। अब जितने भी लोग मेरे साथ में आते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और मैं सबको एक ही पॉइंट बताता हूँ कि भाई आपने अपने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, अगर आप मेरे चश्मे से देखेंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के चश्मे से देखेंगे, तो आपने एक शेयर खरीदा हुआ है, आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। जितने बड़े बड़े सीजन्ड लोग हैं, विप्रोज एंड इन्फोसिस एंड ऑल दोज, सबके फैमिली ऑफिसेज हैं, और सबने और कंपनियों में और इंडस्ट्री में जाके लगाया हुआ है, क्योंकि बिजनेस है भाई। कोई इंडस्ट्री कभी भी कष्ट में आ सकती है, कोई कंपनी कभी भी कष्ट में आ सकती है। अगर 100% श्योर हो तो फिर हर आदमी बिजनेस कर ले ना। डाइवर्सिफिकेशन इज द की। अब आप और कंपनियों के शेयर लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, कुछ डेट फंड डालिए, कुछ इक्विटी फंड डालिए, वो बचा लेती है। और वो एक बड़ी गलती अभी भी इंडियन बिजनेस हाउसेज में हो रही है। मैं टॉप वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप वाले बहुत सीजन्ड है, टाटाज एंड बिरलाज एंड अंबानीज एंड अडानीज एंड महिंद्राज, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऊपर के 50 बिजनेस हाउस को हटा दीजिए तो जो 51वां होगा वो सारा पैसा अपने ही बिजनेस में लगाता है, और जिस दिन वो डाउन हो जाता है वो परेशान हो जाता है।
तो अगर इसमें अगर समझने की कोशिश करें कि एक कंपनी है और उसके पीछे उसके प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स लेट से उसे डिविडेंड्स ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो आपकी एडवाइस क्या है? वो पर्सनल कैपेसिटी में प्रमोटर्स दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करें या वो कंपनी भी दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करें? लोग दोनों तरह से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप अब जो बात कर रहे हैं वो कागज की बात कीजिए, ऑन पेपर। कंपनी अलग है आपकी और आप अलग हैं। क्योंकि कल को आपकी कंपनी ही कष्ट में आ गई तो आपने सारा पैसा कमाया और कंपनी में ही रख दिया। एज ए प्रमोटर राइट। कई लोग इतने होते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं, मतलब बहुत बढ़िया लोग होते हैं कि उनको तो मेरे में और कंपनी में क्या फर्क है। समटाइम्स दे डू नॉट ड्रॉ दी सैलरी, और इफ एट ऑल ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही खर्चे चलाने के लिए, पर्टिकुलरली जो LLP पार्टनरशिप फर्म जिनकी है, तो क्या करना, मेरा ही तो पैसा है, बिजनेस ग्रो करे, एक लैंड और ले लेंगे, एक मशीन और लगा लेंगे, एक फैक्ट्री और लगा लेंगे, इतने ज़्यादा दिल से उसमें जुड़े हुए होते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा ना। इट्स लाइक टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आता है LIC एजेंट बताता है तो बड़ा सुनने में बुरा लगता है, भाई आपको ऐसा हो जाएगा तो आपकी वाइफ को मिलेगा, हटो हटो ये क्या बता रहा है, लेकिन लोग लेते ही हैं ना, गाड़ी का इंश्योरेंस लोग लेते हैं ना। तो इसलिए कंपनी को अलग मानिए, अपने बिजनेस हाउस को, जो भी आपकी एंटिटी अपने को अलग मानिए, उसका भी डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, और अपने पैसे जो आपको मिल रहे हैं उसका भी डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। जैसे हम लोग को मालूम नहीं है, बट इट इज पॉसिबल कि करण जौहर ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हो, शेयर्स लिए हों दूसरी कंपनीज के, बट आपकी एडवाइस रहेगी कि धर्मा प्रोडक्शंस को भी करना चाहिए था। प्रोडक्शन को भी करना चाहिए था, क्योंकि अगर खुद नहीं किया तब तो बहुत ही गलत बात है, तो करना ही करना चाहिए। यस। और धर्मा प्रोडक्शन ने नहीं किया है तभी तो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर धर्मा प्रोडक्शन के पास में 100 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में होते तो पिछले साल के तो रिटर्न देखे ना अच्छे इक्विटी फंड के। यस। 20% तो कम लोगों को लग रहा है, मतलब 20% का रिटर्न कम लग रहा है लोगों को, 22% का रिटर्न कम लग रहा है। तो अगर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड होते तो भाई 25 करोड़ रुपए तो यही आ गए होते, और 1 करोड़ आते आपके इस उछल कूद से, जो कि करना चाहिए। इसका जो शौक हो, पैशन हो, करना चाहिए। सब कुछ पैसे के लिए नहीं है, लेकिन पैसे के लिए भी करने की जरूरत है। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस मेरी यहाँ की बिजनेस हाउसेस को होती हैं। अभी भी बहुत कम लोग मानते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं और पैसा कहीं क्यों लगाऊं, मैं और स्टॉक खरीद लूंगा, वो एक सीजन आता है ना उसमें 10% 20% कम पे मिलता है, मैं स्टॉक भर लूंगा अपनी कंपनी में, क्यों इक्विटी ले लूं, दूसरे के शेयर में क्यों डालूं, दूसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर को क्यों दूं, मैं खुद ही कर लूंगा। बात सही है, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो एक तो मुझे लगता है जो बेसिक एक तरह से प्रिंसिपल हुआ कि अपना डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए फंड्स का, एक ही जगह लगाना वो नहीं ठीक है। तो वो जो एक बेसिक प्रिंसिपल एक आम आदमी पर है, वही एक टॉप नॉच बिजनेस के लिए भी बेसिक प्रिंसिपल तो सबके लिए बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जो आप पे लगते हैं वही बिजनेस हाउस। अब कानपुर में एक कंपनी थी LML, लोहिया मशीन्स लिमिटेड, 80s की बात है। तो उसके पहले वो वेस्पा स्कूटर बनाने वाली कंपनी जा चुकी थी, और इनको वेस्पा से इनका टाई अप हो गया। तो मतलब मैं भी बहुत छोटा था, लेकिन वो न्यूज़ थी, और तब हम लोग कानपुर में होते थे। तो इनको हो गया, और बुकिंग स्कूटर की बुकिंग शुरू हुई, 500 रुपये ले रहे थे ये। तो जिस दिन बुकिंग शुरू हुई, लिटरली बैंकों के काउंटर टूट गए, क्योंकि वो बहुत ही डिज़ायर्ड व्हीकल होता था उस वक्त। मतलब लोग कहते थे बेटी की शादी 10 साल बाद होनी, तो अभी से बुक कर दो, 5 साल 6 साल 7 साल की बुकिंग के बाद में मिलता था, और 5-6-7 हज़ार रुपये कुछ उस पर प्रीमियम चलता था। तो मतलब अगर 2 भाइयों ने बुक कर रखी एक बिटिया की शादी के लिए, तो फिर वो देगा नहीं अपने भाई को, क्यों, 5-7 हज़ार रुपये की बात है, और उस वक्त 5-7 हज़ार रुपये बड़ी रकम होती थी। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग इतनी डिमांड होती थी। उस ज़माने में शायद 80s का पीरियड है, 100 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट आया 500-500 रुपये करके, और उसके बाद भी वो कंपनी बंद हो गई। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो स्कूटर नहीं बना पाए, स्कूटर कैसे बनाना चाहिए था वो मैं बता भी नहीं सकता, प्रोडक्ट भी अच्छा था, वेस्पा XC करके आया था, स्मार्ट गाड़ी थी,
गड़बड़ कहाँ हुई, जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। बिजनेस है, कभी भी कोई कोरोना आ सकता है, कभी कोई मंदी आ सकती है, कोई भी रीज़न आ सकता है, कहीं कोई इंपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई, कहीं कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई। तो हिंदुस्तान जितना बड़ा कंट्री है तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से देखती है। अब उनका बिजनेस डाउन हुआ, शायद जो पहला प्रोडक्ट आया उतना अच्छा नहीं आया, तो लोगों ने डिपॉजिट मांगने शुरू कर दिए। अब एक बेसिक प्रिंसिपल फाइनेंस का है कि आपकी जेब में जो शॉर्ट टर्म मनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट हो और लॉन्ग टर्म मनी लॉन्ग टर्म के लिए हो। अब वो 500 रुपये तो डिपॉजिट थे ना, या तो स्कूटर में एडजस्ट होंगे या अगर कोई मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। इट्स लाइक जैसे बैंक में आप एफडी करते हो जाकर के, तभी देखिए बैंक में कितने कैलकुलेशन करते हैं कि रिटर्न चाहे कम हो जाए बैंक के, बट पैसा अवेलेबल रखते हैं आपके लिए। जब लोगों ने पैसे मांगे उसका उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया था, कुछ एंसिलरीज को इन्वेस्ट कर दिया, कुछ लैंड ले ली, कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए और वो उसका पेमेंट नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो खबर और फैल गई और खबर फैलती चली गई। अब सबको वापस चाहिए था, चलता है ऐसे ही चलता है। इन्वेस्ट करना था, सबको बुक करना था, वापस चाहिए, सबको डर लगा और वो कंपनी और भी कुछ इश्यूज थे उसके बाद में, जो जैसे भी हम लोग ब्रांड की बात कर रहे थे, उनको 1-2 साल के बाद में लगा मैं तो बनाना सीख गया, तो हम वेस्पा के साथ में उसकी कोलैबोरेशन फीस क्यों दें, रॉयल्टी क्यों दें। तो उन्होंने दूसरी कंपनी लगा दी कानपुर से हटके रायबरेली में, नहीं चली। अरे भाई वेस्पा बना रहा है, इटालियन कंपनी है जो उसने, तो जैसे ब्रांड की बात आई उसी तरह से कोलैबोरेशन की बात आई। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो अभी हीरो होंडा से हीरो और होंडा अलग हो गया और उसके बावजूद हीरो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये बहुत क्रेडिट की बात है, अदरवाइज मुश्किल पड़ जाता है करना। बड़े बड़े बिजनेस हाउस से आप देखें ना, म्यूचुअल फंड में देखिए बिरला सन लाइफ कनाडा की है, ICICI प्रूडेंशियल इंग्लैंड की है, क्यों लेके आते हैं, क्यों कुछ चीज़ें तो होती हैं। तो ये भी एक एंगल है कि फैमिली ऑफिस होना चाहिए, पैसे का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जो पैसे हैं शॉर्ट टर्म के शॉर्ट टर्म में लगने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे अगर आप पास में तभी लॉन्ग टर्म में लगने चाहिए। तो ये भी एक दूसरा रीज़न निकल के आता है। राइट। तो अगर जैसे ये देखें कि अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, तो जैसे मार्केट रिसर्च होती है, तो क्या मार्केट रिसर्च का भी कोई फर्क पड़ता है इसमें बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए? एग्जैक्टली, इनफैक्ट काफी इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर साल अराउंड 500 करोड़ के आसपास वो फिल्म्स में लगा रहे थे और कंटिन्यूअसली वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे थे। इसका मतलब बिजनेस डिसीजन उनके गलत हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका प्रोडक्ट उतना नहीं चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी उसमें नहीं है, देन इसका मतलब अब आपको स्टडी करना है कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है। अगर पिछले सालों में भी वही प्रोडक्ट नहीं चला है तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं चलेगा। तो या तो प्रोडक्ट में मॉडिफाई करो या कोई नया प्रोडक्ट लेके आओ, या उसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम करो। मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस की जरूरत है। इनफैक्ट जैसे बाहर के जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे अभी स्टूडियो के टर्म्स में बात कर लेते हैं, तो वार्नर ब्रदर्स वहाँ के स्टूडियो हैं, तो उनकी एक फिल्म बन रही थी बैड गर्ल, तो उसमें अराउंड $80 मिलियन का उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट लग चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने ऑडियंस की स्क्रीनिंग की, वहाँ बड़ा कॉमन होता है ऑडियंस की स्क्रीनिंग करना, और उसके बाद जो फीडबैक मिला उनको कि बहुत ही पुअर फीडबैक मिला। अब वो कंप्लीट नहीं हुई थी, अराउंड 80-90% कंप्लीट हुई थी, बट उसमें स्पेशल इफेक्ट्स में कॉस्ट और लगना था। उसके बाद मार्केटिंग बजट भी ऑलमोस्ट कई बार प्रोडक्शन बजट जितना ही हो जाता है। तो अगर वो कंप्लीट करते तो मे बी वो $150 मिलियन की टोटल फिल्म बनती। उन्होंने उस समय डिसीजन लिया कि उस पूरी फिल्म को उन्होंने बंद कर दिया और उसकी कॉस्ट को राइट ऑफ कर दिया। और इनफैक्ट वो राइट ऑफ करने से उन्होंने अपनी टैक्सेबिलिटी कम कर ली। तो कहते हैं कि स्टूडियोज ने उस फिल्म को बंद करके अपना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया एज कम्पेयर टू वो रिलीज करते, क्योंकि मे बी वो $150 मिलियन लगा के रिलीज करते और फिर हम लोग को मालूम है कि फिल्म को ब्रेक इवन करने के लिए लेट्स से 300-400 मिलियन कमाने होते हैं और वो कमा नहीं पाती तो लॉस करना पड़ता। तो इसलिए मार्केट रिसर्च उन्होंने की। इनफैक्ट जैसे हम लोग कई और बिजनेसेस को देखते हैं जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, जैसे गूगल, एप्पल, तो हम लोग को वो सारे प्रोडक्ट्स मालूम हैं जो उनके सक्सेसफुल हैं और जो चल रहे हैं। जैसे गूगल का एंड्रॉइड चल रहा है, सक्सेसफुल बिजनेस, बट जितने उनके बिजनेसेस चल रहे होते हैं
उससे 5 टाइम्स ज्यादा उन्होंने बिजनेसेस लॉन्च किए होते हैं जो नहीं चले थे और उन्होंने बंद कर दिए। इस तरह के कई प्रोडक्ट्स हैं। पहले जैसे गूगल ग्लास एक बार बड़ा पॉपुलर हुआ था कि गूगल ग्लास आने वाला है, नहीं आया क्योंकि उनको रिसर्च की और उनको लगा कि फिजिबिलिटी नहीं है। पहले और कुछ हुआ करता था और इस तरह के बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, डुओस, उनोस, एक गूगल वेव था, बहुत सारे बिजनेस है। इनफैक्ट एक विकिपीडिया पेज है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि कितने बिजनेसेस उन्होंने बंद किए। तो एक मोटिवेशनल बुक्स में चलता है कि नेवर गिव अप, बट ये उल्टी बात हो गई। नहीं, आप मार्केट रिसर्च करो, यू शुड नो व्हेन टू क्विट। राइट। या तो प्रोडक्ट में चेंज करो, जैसे कि एंड्रॉइड अगर हम देखें जो फर्स्ट आइटरेशन था गूगल का, तो उन्होंने काफी उसमें चेंजेस किए। या तो चेंज करो और उसको प्रॉफिटेबल बनाओ। जैसे हम लोग उनके स्मार्टफोन्स भी उन्होंने लॉन्च किए थे, पहले उसका नाम हुआ करता था नेक्सस, गूगल का। नेक्सस बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, फिर उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए, पिक्सल उसको किया, थोड़े साल इंडिया में चला, लेकिन इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इंडिया में उन्होंने बंद कर दिया। फिर उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन किया, अब फिर से वो लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, बाहर भी उन्होंने फिर से ला रहे हैं। तो या तो मॉडिफाई करके उसको सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बनाइए, नहीं है तो उसको बंद करिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बिजनेसेस को कि बहुत इमोशन के साथ बिजनेस ना करें। कि आपके अगर कुछ प्रोडक्ट लाइन नहीं सक्सेसफुल है तो उसको बंद करना भी मालूम होना चाहिए। या जैसे आप कहते हैं यू शुड नो व्हेन टू क्विट। हाँ, मॉडिफिकेशन जरूरी है। या तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस लाइए अकॉर्डिंग टू मार्केट, और या फिर अगर लगता है कि कोई स्कोप ही नहीं है तो उसको क्विट कर देना चाहिए। अगर, और कई बार ये गलती होती है क्योंकि हम मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो उससे इमोशनली अटैच हो जाता है, तो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो छोड़ना भी सीखना पड़ेगा। राइट। एक्चुअली दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। पहली बात तो क्या है कि जो इंडियन बिजनेसमैन है, अगेन टॉप वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कंसल्टेंट भी रख लेंगे, रिसर्च भी करा लेंगे, उस पर पैसे भाई होने चाहिए, कंसल्टेंट है, रिसर्च रिपोर्ट होनी चाहिए है, और फाइनली उसके ऊपर वो प्रिवेल करते हैं। तो अब कंसल्टेंट को लगता है मुझे 10-15-20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए फीस मिल गई, अब आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, तो वो अपना काम कर जाते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, और ये प्रॉब्लम बीच वालों पे ज्यादा आती है। बीच से मेरा मतलब ये है कि मतलब 1,000, 5,000, 10,000 करोड़ तक के टर्नओवर वालों तक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर वालों से मेरा इंटरेक्शन में नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो 10,000 करोड़ से ऊपर वाले कैसे करते हैं वो तो जो हम मीडिया के थ्रू जानते हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसके नीचे वालों से है, वो सुनते नहीं हैं। उनको सिंपल सी एक बात लगती है कि भाई मैंने पैसे बनाए ना, तुमने तो नहीं बनाए इतने पैसे, तो कौन ज्यादा होशियार? मैं ज्यादा होशियार। कंसल्टेंट कहता भाई मेरी फीस दे दो यार, खत्म हो गई बात, आप करो नहीं करो आपकी मर्जी है। और जहां पे मैंने देखा है, मतलब नाम नहीं ले सकता मैं, कुछ केसेस जो बिल्कुल क्लोजली देखे हैं, जहां पे कंसल्टेंट उनके वो इन हाउस भी हो सकते हैं। आई नो वन केस फॉर श्योर। वो कंसल्टेंट इतने होशियार और सीजन थे और फुट डाउन करते थे और वो ओनर उसको मानते थे। तो उन्होंने उस बिजनेसमैन का बहुत फायदा किया, उस बिजनेस हाउस का बहुत फायदा किया, क्योंकि वो डिफरेंट ओपिनियन लेते थे, लेकिन वो ओनर उनकी बात को बराबर से, बल्कि इनफैक्ट वो डेलीगेट कर रखी थी उन्होंने, तो फिर उनकी बात वो मानते थे। और जहां पे नहीं माना जाता है तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। होता सब कुछ है, बात मानते नहीं है। दूसरा, जैसे व्हेन टू क्विट वाली बात है, तो मैं अगर उसको ये मोटिवेशनल कोट के हिसाब से चलूं कि भाई छोड़ना नहीं चाहिए कभी, या उसके पहले जो हम लोगों ने बात की कि नज़र होनी चाहिए, तो किसी भी बिजनेस में नज़र बॉटम लाइन पे होनी चाहिए। प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्सपेरिमेंट करो, खूब करो। जैसे इन्होंने कहा भाई 10 प्रोडक्ट बंद होते होंगे, 5 चलते होंगे, ऐसे ही होता होगा, इससे ज़्यादा ही होते होंगे, लेकिन उस पर भी नज़र। आपने एक बना दिया ऑर्कुड, अब आप पकड़ के बैठे हुए हो और ऑर्कुड तो पीछे रह गया और फेसबुक क्या जो भी फेसबुक आगे हो गया, तो पकड़ के मत बैठो। बड़े बिजनेस हाउस में बहुत जगह ये है। मुझे अगर सही याद आ रहा है तो बिरला ने जब अपना रिटेल का शुरू किया, और यहाँ तो रिटेल में वैसे ही हो रहा है जैसे कि भाई पैसे फूंको और टर्नओवर लाओ, टॉप लाइन,
बॉटम लाइन में नुकसान है। शायद 1 साल या 2 साल बाद उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने तो देखा है, तो मारवाड़ियों के साथ में काम किया है, मारवाड़ी का पैसे तो चाहिए। अगर पैसे कमा के ही करेंगे, वो इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। मॉडरेशन में लोन लेना एक अलग बात है कि भाई आपका फॉर्मूला है, डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए, जो किताब कहती है, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा ज़्यादा कर लो। बट वो ऐसे नहीं चले जाएंगे ऑन बोर्ड कि बिल्कुल कुछ भी लोन ले लें, कितना भी खर्च करते चले जाएं। कहीं ना कहीं एक लिमिट लगाएंगे, उसके बाद धंधा बंद करेंगे, फिर दूसरा ढूंढेंगे। ये गलती एक बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पे, कि वो सुनते नहीं हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। तीसरा, क्योंकि इतना इमोशन तो होना चाहिए, बट बॉटम लाइन के लिए होना चाहिए, मेरा मानना ये है। अभी हम लोगों ने देखा, बायजू का केस देखा, अच्छा बिजनेस बन गया था, अच्छे पैसे कमा रहे थे, फर्स्ट जनरेशन था, 5-7 सालों में होने लगा। फिर उन्होंने पछाड़ना शुरू कर दिया। अब कहीं से 500 करोड़ का लोन, कहीं 1000 करोड़ का लोन, कहीं 10,000 करोड़ का लोन, वो तो पीछे रह गया। एजुकेशन, भाई कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो पैसे बना के देगा ही देगा। और वो इतनी स्पीड कर दी उन्होंने कि अभी देख लीजिए, अभी तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो गई है। और कुछ बायजू बनने के नाम तो डेफिनेटली नहीं लिया जा सकता, लेना भी नहीं चाहिए, बायजू बनने की कगार पे हैं, ऐसे ही हो रहा है। वो दिक्कतें हो रही हैं लोगों की। तो कब आप क्विट करें, कब पैसा एक बराबर का दूसरे में लगा के रखें, कब बहुत ज़्यादा आप लोन नहीं ले लें। इनफैक्ट लोन वाला भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हम लोग कई बार देखते हैं लोगों की पर्सनल लाइफ में, और स्पेशली हम लोग कई बिजनेसेस में देखते हैं। तो उसको भी एक बार समझना चाहिए कि कितना लोन लें कि आपका बिजनेस सक्सेसफुली चल सके। तो उसका भी क्या कुछ फॉर्मूला एक कह सकते हैं कि एक बिजनेस अगर मान लीजिए सेम सिचुएशन में है तो कितना लेवरेज होना चाहिए? ये भी नहीं कह सकते कि 0 लोन हो, कितना एक कह सकते हैं कि एक सेफ मार्जिन पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक कहती है, कुछ रेशियो, हम लोग रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर होता है हम लोग के सीए में। आप केवल अगर उसको ही पढ़ के बैठ जाएं तो आप बहुत बड़े हो सकते, बने या नहीं बने, लेकिन बहुत नीचे नहीं जाएंगे। डेट इक्विटी का फॉर्मूला है 2:1 का, जितनी इक्विटी है उससे डबल का लोन मत लो भाई, कम लो तो बेहतर है। हाँ, तो इसका मतलब बिजनेस में इमोशंस का रोल एक लिमिट तक ही है। Yes. आप काम इमोशनली करिए, लेकिन उसको पकड़ के मत रखिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ट्रम्प ना कर देगे, उसको बीट ना कर दे आपके इमोशंस, उनको जरूर फॉलो करें। देखिए, ये जो पूरी सीरीज मुझे लगता है जो भी बिजनेस करे, बड़े हों छोटे हों, ये पूरी सीरीज है रिच डैड वाली, पूरी मतलब मैंने उस तरह पढ़ी जैसे कोर्स की पढ़ी जाती है, और बहुत सारी हैं ये। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है इतना सब पढ़ने के बाद भी। और रॉबर्ट के उसकी एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाते हैं, एक ही चीज़ को कम से कम 100 बार बोलते हैं या 100 बार लिखते हैं। तो आपको लगता है क्यों, मतलब इतना बोल रहे हैं, बट वो आपको हैमर करके जो है बिल्कुल आपके कील की तरह ठोंक रहे हैं। तो कहते हैं बिजनेस जो है हमेशा टीम गेम है। इनफैक्ट वो इन्वेस्टमेंट को भी टीम गेम कहते हैं। तो टीम गेम का मतलब ये है कि भाई आपका जो कंसल्टेंट है उसकी बात मानिए, आपका जो सीएफओ है उसकी बात मानिए, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। अभी अगर मुझे सही याद आ रहा है, आई नीड टू बी एक्सक्यूज अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, डाबर का मैंने पढ़ा कि उन्होंने कंसल्टेंट को पूरी वर्किंग करने के लिए दी। तो उन्होंने सब कुछ देखने के बाद में उन्होंने कहा कि सब आप पूरी तरीके से रूटीन से हट जाइए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, टाई अप, ये सब कीजिए। समझते हो कि चेक भी मत साइन कीजिए आप। क्योंकि क्या जरूरी है कि जिसने जो बिजनेस शुरू किया है उसका बेटा मार्केटिंग का चैंपियन हो या प्रोडक्शन का चैंपियन हो या उसको पसंद हो? ये भी तो हो सकता है कि बिजनेस हाउस का बेटा है, उसको क्रिकेट पसंद हो, उसको एक्टिंग पसंद हो, उसको आर्ट पसंद हो, उसको बिजनेस ना ही पसंद हो। बट नहीं भाई, सब 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक प्रोडक्शन एक मार्केटिंग, ऐसे ही यहाँ पे एलोकेशन होता है। तो मार्केटिंग देखना, तो प्रोडक्शन देखना है, उसको पसंद नहीं है, देख रहा है, वो हटाइए। वो मालिक तो रहेंगे ना, शेयर होल्डिंग तो रहेगी, डिविडेंड तो आएगा। आप एक्सपर्ट लेके आइए ना। आप टेक का प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो आपका बेटा या बेटी कैसे देख सकता है, ओवरऑल देख लें। आप देखिए ना, ITC हैं, L&T हैं,
अपने ऑफ लेट आए, सब इन्फोसिस वगैरह हैं, सब प्रोफेशनल चला रहे हैं ना इसको। बेटा तो नहीं, इन्फोसिस वाले के बेटा तो नहीं चला रहा है और अच्छा चल रहा है। वो यहाँ पे आदमी छोड़ ही नहीं पाता है। तो मेरी कंपनी तो मेरा बेटा बनेगा एमडी, प्रोडक्शन तो मेरी बेटी देखेगी। तो ये कई चीज़ें यहाँ पे निकल आती जो कि ऑफ लेट अब सीख रहे हैं। आप देखिए ना, जिस तरह से रिलायंस है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जिस तरह से प्रोफेशनली मैनेज होते जा रहे हैं। वरना 2-2 महीने शादी चल रही है, बिजनेस तो बड़ी तेजी से चल रहा है। ऐसा तो नहीं चल रहा है कि मुकेश अंबानी जी आए, कुछ हाँ या ना करें तब मैं आगे बढ़ूंगा। सब प्रॉपर पावर्स होंगी उनके पास में। तो ये टेक अवे इस एपिसोड का, एंड वी अगेन से वी लव करण जौहर, बट निकल के आ रहा है बिजनेस हाउसेज के लिए। अब इसका क्या टेक अवे आम इन्वेस्टर के लिए है, वो हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में बात कर लेंगे। ठीक है ना, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं।